नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन करेंगे। यह है आपका अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आसपास को इंग्लिश में कहते हैं सराउंडिंग्स और पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि इस पाठ को हम पढ़ेंगे कैसे। तो इस पाठ के सभी तथ्यों को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट्स के रूप में आपको हम लिखवाएंगे भी, जिसे आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे सभी का एक एक करके हम हल भी करना सिखवाएंगे आपको, जिसे आप उसे भी आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। अब चलते हैं हम पाठ पर। सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, पदार्थ कहा है। तो अब आप क्या करें, अपने आँख को मोबाइल की स्क्रीन से हटाएं और अपने आसपास जितने भी वस्तुएं दिख रही है उन सबको देखें। वे सभी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ हैं। अब आइए हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और वे स्थान यानी आयतन घेरती है, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे मिट्टी, हवा, पानी, कंकर, पत्थर, है ना, इत्यादि। ये सभी क्या है, ये सभी पदार्थ हैं। इसे आप पॉज करके लिख लें। अब देखिए आगे है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से क्या किया है, वर्गीकृत किया है। मतलब पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, दो गुणधर्म के आधार पर क्या किया, उसको बांट रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम भौतिक गुणधर्म को हम समझेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यह है पदार्थ के भौतिक गुण। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम एक एक करके हम हर पॉइंट को अच्छे से चर्चा करेंगे। पहला है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अगला है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अगला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उसके बाद है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिससे तापमान बढ़ने पर इनकी गति और तेज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है। अब हम इसको एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। पहला है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए यह एक पदार्थ है। अब यह पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ईंट, पत्थर, पानी, हवा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यह दिखने में ऐसा होता है, लेकिन असल में यह पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। अगला है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। मतलब यह जो पदार्थ के कण है, यह कण काफ़ी छोटे होते हैं, है ना, इतने छोटे कि इसे हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। अगला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए यहाँ एक क्रियाकलाप है, यह क्रियाकलाप आपके किताब में भी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, गिलास लेना है शीशा का या मग लेना है जो शीशा का या प्लास्टिक का हो, और उसमें आपको पानी भर देना है। ठीक है। पानी भरने के बाद आप क्या करें, आप एक निशान लगा देंगे। जैसे यहाँ तक पानी भरा है तो आप यहाँ पे मग के ऊपर एक निशान लगा दें कि यहाँ तक पानी भर गया है। ठीक। अब आप क्या करें, चीनी या नमक, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले आप, और इसमें क्या करें, आप 8 या 10 चम्मच क्या करें, इसमें चीनी डाल दें। ठीक। और चीनी डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिला दें। जब आप इसको मिलाएंगे तो यह जो पानी का स्तर है यह बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इसमें चीनी या नमक डाल रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह जो पानी का स्तर है यह इतना ही का इतना ही रहेगा, चाहे आप इसमें 5 चम्मच चीनी डालें या 10 चम्मच चीनी डालें, पानी का स्तर इतना ही का इतना ही रहेगा। आप करके देख सकते हैं। तो आखिर यह चीनी गया कहाँ, है ना। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, तो वही बात है, यहाँ पे पानी के कणों के बीच में भी क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। उस रिक्त स्थान में इस चीनी के इतने छोटे कण होते हैं, वह कण जाके क्या होते हैं, उसमें समा जाते हैं, और पानी उतना ही का उतना ही रहता है, हमको पता भी नहीं चलता है। अगला है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो यह जो पदार्थ है, इसके जो कण हैं, ठीक है, यह कण हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। इसके कण एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पदार्थ के जो कण है वह क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। माने इसके जो कण है वह हमेशा गति में रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। अगला बिंदु है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब यह हुआ
इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पदार्थ है, इसके जो कण है, हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, हमेशा, है ना। यह जो कण है, यह हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं, है ना। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ये सब, और यह एक दूसरे से बिखरना नहीं चाहते हैं। अच्छा, यह जो पदार्थ है, इनके कणों के बीच में एक बल भी कार्य करता है, जो एक दूसरे को क्या करता है, एक आपस में बांधे रहता है ना, खींचे रखता है एक दूसरे को आपस में। उसको अंतरानुक बल कहते हैं। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अंतरानुक बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ बांध के रखता है, इसे ही अंतरानुक बल कहते हैं। ठीक है, इसे आप लिख लें। अब देखिए, अगला और अंतिम बिंदु है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिसे ताप बढ़ने पर इनकी गति और तेज हो जाती है। अब देखिए, इस पदार्थ के जो कण हैं, इसके कण गतिशील होते हैं, आप तो पढ़ चुके हैं, है ना। गतिशील होते हैं यानी हमेशा गति में रहते हैं, अंदर ही अंदर गति करते रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, इस पदार्थ को जब आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो इनके भीतर का जो गति है ना, वह और तेज़ हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप पानी में जब चीनी मिलाते हैं तो धीरे धीरे देखिए घुलता है, लेकिन उसी पानी को आप गर्म कर दे, अब चीनी मिलाएं, तो अब देखिए चीनी जो होता है क्या होता है, जल्दी से उसमें घुल जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर पानी का जो कण है, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ गया। अब देखिए, इसमें अगला उदाहरण है, आपके घर में पकवान बनता होगा, है ना, कभी अच्छा खाना जैसे खीर हुआ या फिर मीट मछली हुआ, तो आप देखे होइएगा वह जब गर्म रहता है तो वह दूर से ही सुगंध देता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन वह जब ठंडा होता है तो वह सुगंध नहीं देता है ना। तो वही प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है, वह जब खाना गर्म होता है तो दूर से हमें सुगंध क्यों देता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म खाने के जो कण है ना, उनका कणों का जो गति है वह क्या होता है, बढ़ा रहता है, जिससे उनके कणों का विसरण हवा में हो जाता है। ठीक है, और हवा में खाना का कण फैल जाता है, जिससे वह हमें क्या होता है, सुगंध देने लगता है। लेकिन ठंडा खाना के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस ठंडे खाना का जो है विसरण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नया चीज़ आया, विसरण, है ना। तो इसको आप लिख ले अपने कॉपी में। विसरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। इसमें एक नोट करने वाला बात है कि गर्म करने पर विसरण का दर तेज हो जाता है। इसे आप लिख लें। तो पदार्थ के गुणों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे, कुछ प्रश्नों का जवाब देना है आपको। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसी के अंतर्गत ये सभी प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? आपको इन सभी पदार्थ इनको चुन के आपको बताना है कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। तो यहाँ देखिए, कुर्सी पदार्थ है। ठीक है, वायु भी पदार्थ है। स्नेह, यह देखिए स्नेह जो है यह पदार्थ नहीं है, यह एक भावना है, प्यार वाला भावना है स्नेह। ठीक है, तो यह पदार्थ नहीं है। अगला है गंध भी पदार्थ नहीं है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगला है घृणा भी पदार्थ नहीं है, यह महसूस करने वाला चीज़ है। ठीक है, ये हमारे मन में होता है। अगला है बादाम, देखिए यह बादाम पदार्थ है। ठीक है, विचार पदार्थ नहीं है, यह हमारे मन में होता है विचार। शीत मतलब होता है ठंडा, यह भी पदार्थ नहीं है, इसे हम महसूस करते हैं। शीतल पेय, यह पदार्थ है, कोई भी ठंडा पीने वाला पदार्थ हुआ क्या होता है, शीतल पेय होता है, वह पदार्थ है। इत्र की सुगंध, है ना, तो यह सुगंध भी क्या है, पदार्थ नहीं है, यह हम महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर होगा क्योंकि गर्म खाने के कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ा रहता है, जिससे उनके कणों का हवा में विसरण हो जाता है, लेकिन ठंडा खाने का विसरण नहीं हो पाता है। अतः गर्म खाने का जो सुगंध है वह दूर से ही हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? अब देखिएगा, स्विमिंग पूल में या फिर नदी या तालाब में जब आप तैरते होइएगा या फिर कोई बच्चा तैरता है तो वह क्या करता है, पानी को काटता है। क्या सच में पानी कट जाता है? नहीं, वह जब तैरता है तो पानी काट के तैरता है, लेकिन फिर बाद में पानी जो है वापस जैसा का तैसा हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि पानी के जो कण हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे वह गोताखोर या तैराक जो है वह पानी को काटता तो है, लेकिन फिर पानी जो है वापस जहाँ का तहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित हुआ? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और इनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है 4 नंबर, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं आपको हम लिखा चुके हैं पहले ही, तो चौथे प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा आपको। ठीक है, इसी 6 बिंदु को लिख दे, यह चौथे प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। इन सभी चारों प्रश्नों को आप हल कर चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। तो आइए अब हम जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला है ठोस अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा है द्रव अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड स्टेट। तीसरा है गैसीय अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैसियस स्टेट। अब आइए इसके हम गुणों को थोड़ा समझते हैं। ठोस अवस्था यानी सॉलिड का उदाहरण हो गया ईंट, पत्थर, लोहा इत्यादि, ये सब क्या है, ठोस है। द्रव जो है, जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, या पानी, तेल जो बह जाए आसानी से, उसको क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अगला है गैस, है ना, हवा, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस है। तो पदार्थ की यही 3 अवस्था है। ठीक, अच्छा, यह जो ठोस अवस्था है, इसका जो कण है यह एक दूसरे में आपस में एकदम जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके जो कण है एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, यह जो पदार्थ है पानी या तेल यानी द्रव पदार्थ, इसके जो कण है यह ठोस अवस्था के कणों से थोड़ा हट के रहते हैं। ठीक है, इसके जो कण है थोड़ा दूर दूर पर रहते हैं। ठीक, अच्छा, गैसीय पदार्थ के जो कण है, यह कण बहुत बहुत दूर पर रहते हैं और यह हमेशा गतिशील रहते हैं। ठीक है, यह इधर उधर हमेशा घूमते रहते हैं और इनके कणों के बीच की जो दूरी रहती है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो किताब में भी एक चित्र है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठोस अवस्था जो है ना, इसका जो कण है एकदम एक दूसरे से सटे हुए रहता है। ठीक, और द्रव अवस्था यानी पानी, द्रव पदार्थ जो है, इसके कण क्या होते हैं, थोड़ा दूरी दूरी पर रहते हैं। और गैसीय पदार्थ के कण बहुत दूर पर रहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों पदार्थ के गुणों को हम अच्छे से समझते हैं। तो ठोस पदार्थ के गुण जो है यही 4 गुण है। पहला क्या है, निश्चित आकार होता है। ठीक है, उनका आकार निश्चित होता है। स्थिर आयतन होता है, उनका आयतन जो है, उनका आकार वह क्या होता है, निश्चित होता है। अगला है स्पष्ट सीमा होता है, उनका जो सीमा होता है वह एकदम स्पष्ट होता है। इनके कणों का अंतरानुक बल अधिक होता है। अंतरानुक बल आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कणों के बीच में जो बल लगता है। तो ठोस पदार्थों का जो अंतरानुक बल होता है वह काफ़ी अधिक होता है, इसे आप लिख लें। अगला है द्रव अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। देखिए, इसका निश्चित आकार नहीं होता है ना। आप द्रव पदार्थ को जैसे बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। ठीक है, ग्लास में रखेंगे ग्लास का आकार ले लेगा, उसको आप थाली में रखेंगे थाली का आकार ले लेगा, जिस बर्तन में रखेंगे वैसा आकार ले लेगा। तो इसका निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका स्थिर आयतन होता है। ठीक है, आप 1 लीटर पानी किसी बर्तन में रखेंगे और उस 1 लीटर पानी को दूसरे बर्तन में रखेंगे तो वह 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, वह कमेगा या बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, अंतरानुक बल जो है वह ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है। ठीक है, इनके कणों के बीच का जो बल है वह ठोस से कम होता है लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसे भी लिख लेंगे आप। अगला है गैसीय पदार्थ। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित होता है, आकार जैसे बर्तन में रखेंगे वैसा आकार यह ले लेगा। ठीक, अनिश्चित आयतन होता है, इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे बर्तन में रखेंगे वैसा ही इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। 1 kg के बर्तन में रखेंगे 1 kg का रूप ले लेगा, 2 kg के बर्तन में रखेंगे 2 kg का रूप ले लेगा। इनका आयतन जो है वह स्पष्ट नहीं होता है। अंतरानुक बल जो होता है वह सबसे कम होता है इनका, गैस पदार्थ के कणों का। अगला है विसरण काफ़ी तेज होता है ना। विसरण आप पढ़ चुके हैं। आप एक छोटा सा अगरबत्ती भी अगर जला देंगे तो उसका सुगंध जो है काफ़ी दूर दूर तक चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, गैसीय पदार्थों का जो विसरण है वह गैस में काफ़ी अधिक होता है। अब आइए आपकी किताब में कुछ चीज़ें हैं उसको हम समझ लेते हैं। अभी आपने लिखा कि ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है, आपने लिखा है। तो यहाँ एक प्रश्न है कि रबर बैंड को क्या माना जाए। रबर को आप खींच के लमड़ा देते हैं तो उसका आकार तो बदल जाता है ना। तो यह ठोस कैसे हुआ, तो यह ठोस इसलिए हुआ क्योंकि बाहरी बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। ठीक है, और बल हटा लेने पर फिर यह पुनः जैसा का तैसा हो जाता है। इसलिए अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ठोस मानेंगे रबर को। फिर आपने ठोस में यह भी पढ़ा है कि इनका आकार निश्चित होता है, इनका स्पष्ट सीमा होता है। ठीक है, लेकिन
चीनी जो होता है, ठीक है, आप चीनी को जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। तो चीनी को हम ठोस माने या द्रव माने, क्या माने, है ना। चीनी या नमक जो है उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। तो क्या ये ठोस है? तो इसका भी उत्तर होगा कि हाँ, यह ठोस है। क्यों? क्योंकि चाहे हम शर्करा या नमक को, मतलब चीनी या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट में, जार में रखे, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। मतलब चीनी का वो जो दाना होता है, दाना का जो आकार होता है वह वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसको ठोस ही मानेंगे। अब अगला है स्पंज। क्या है स्पंज? तो आप दाबते हैं दब जाता है, यानी उसका आकार बदल जाता है। और ठोस में हम पढ़े हैं कि उसका आकार नहीं बदलता। तो स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है ना। संपीड़न का मतलब होता है किसी को दबा देना, ठीक है, उसी को कहते हैं संपीड़न। तो हाँ, स्पंज भी ठोस है। अब क्यों है? क्योंकि स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, और जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, उस छिद्र में से वायु बाहर निकल जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर उसमें वापस वायु भर जाता है। इसलिए स्पंज को हम ठोस ही मानेंगे, ठीक है। यह समझने वाली चीज़ था, आशा आप समझ गए होंगे। देखिए, द्रव अवस्था में एक पॉइंट है, इसको भी आप समझ ले कि जलीय जीव ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, हवा कैसे लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं। करने का मतलब है कि हम लोग तो आसानी से नाक द्वारा अपने ऑक्सीजन को ले लेते हैं हवा से, लेकिन जलीय जीव जो पानी में रहते हैं हमेशा, वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि आप विसरण पढ़ चुके हैं, है ना। तो वातावरण की गैसें विचलित होकर क्या होती है, जल में घुल जाती है। जैसे वातावरण में जो ऑक्सीजन है वह क्या होता है, विचलित होकर कहाँ घुल जाता है, पानी में। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए क्या है, अनिवार्य है। मतलब जलीय जंतु जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जलीय पौधे जो है वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे लेते हैं? तो वही गैस जो विचलित होकर पानी में मिल जाता है, उसी गैस को वह लेते हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही क्या करते हैं, श्वास ले पाते हैं, ठीक है। अब आइए हम इस टॉपिक के प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसमें उस पदार्थ के आयतन से जब हम भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, घनत्व निकल जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। मतलब यहाँ कुछ पदार्थ का नाम दिया हुआ है, जैसे वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इन सभी का क्या करना है, आपको घनत्व निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसका द्रव्यमान बटा आयतन करके, ठीक है। और घनत्व निकालने के बाद बढ़ते हुए क्रम में हम इसको सजा देना है। मतलब सबसे कम घनत्व वाले को पहले लिखना है, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ते हुए, और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ को लिख देना है। इन पदार्थों को जब आप बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे कम घनत्व होगा वायु का, उसके बाद चिमनी की धुआं, उसके बाद रुई, धीरे धीरे घनत्व बढ़ते जाएगा, उसके बाद जल का घनत्व होगा, उसके बाद शहद का घनत्व होगा, उसके बाद चौक का घनत्व होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा लोहा का घनत्व, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 का ए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। मतलब पदार्थ के तीनों पदार्थ के जो गुण हैं उनको अलग अलग क्या करना है, आपको सारणीबद्ध करना है। तो आप ऐसे सारणीबद्ध कर देंगे, ठोस, द्रव्य और गैस अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, गैस का भी आकार अनिश्चित होता है, ठीक। ठोस का आयतन स्थिर होता है, द्रव का आयतन भी स्थिर होता है, और गैस का आयतन अस्थिर होता है या स्थिर नहीं होता है। अच्छा, सीमा को अगर देखें तो ठोस का स्पष्ट सीमा होता है, द्रव का अस्पष्ट सीमा होता है, इसका सीमा स्पष्ट नहीं होता है, और गैस का भी सीमा स्पष्ट नहीं होता है। अगला है, ठोस दृढ़ होता है, द्रव्य तरल होता है, और गैस भी तरल होता है, ठीक है। तो इनके गुणों का अंतर को आप इस तरह सारणीबद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 का बी, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, है ना। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो इन सभी का परिभाषा आपको क्या करना है, लिखना है, टिप्पणी करना है इन सभी पर। तो इसका उत्तर होगा, पहला है दृढ़ता, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजिडिटी, रिजिड, ठीक है। बाहरी बल लगाने पर कोई पदार्थ अपना आकार नहीं बदले, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, दृढ़ कहते हैं। जैसे पत्थर, कितना भी जोर लगाएंगे यह नहीं टूटेगा, हालांकि ज़्यादा जोर लगाने पर यह भी टूट जाता है, लेकिन यह टूटना नहीं चाहता है। लोहा, यह भी यह क्या होता है, दृढ़ होता है, आप जोर लगाएंगे फिर भी यह नहीं टूटेगा। तो दृढ़ता आप समझ गए।
अगला है संपीड्यता। यह है बाहरी बल लगाकर किसी पदार्थ को दबाकर उसका आयतन कम करना या घटा देना। क्या कहलाता है? संपीड्यता कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को दबाकर उसको कम कर देना, यही संपीड्यता कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जैसे हमारे घर में प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, उसमें गैस जो होता है वह क्या होता है? संपीडित अवस्था में होता है, मतलब काफ़ी दबाया हुआ होता है। इतना दबाया हुआ रहता है कि वह द्रव पदार्थ बन गया रहता है। इसको आप लिख लें। अब देखिए अगला है तरलता। ठीक है, किसी पदार्थ के बह जाने का गुण क्या कहलाता है? तरलता कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हवा या पानी, यह सब क्या है? तरल पदार्थ है। अगला है बर्तन में गैस का भरना। तो हम जिस भी आकार के बर्तन में गैस को भरेंगे वह यानी गैस उसी बर्तन का आकार ले लेगा। ठीक है, अगला है आकार। तो किसी पदार्थ का जो संरचना होता है, जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। ठीक है, इसे आप लिखते चलेंगे। आगे है गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गति गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच जो गति होती है वही क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगला है घनत्व। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटा उसका आयतन जब आप करेंगे, भाग देंगे आयतन से, तो उसका क्या होगा? घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, इसे आप लिख लें। अगला प्रश्न है 3, कारण बताएं। ठीक है, तो ए में है गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है क्योंकि गैसीय पदार्थ के अंतरानुक बल क्या होता है? काफ़ी कमज़ोर होता है। क्योंकि गैसीय पदार्थ का, ठीक है, का अंतरानुक बल काफ़ी कमज़ोर होता है, जिससे इनके कण एक जगह नहीं रह पाते और जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कारण हुआ? क्योंकि इसका अंतरानुक बल, गैसीय पदार्थ के अंतरानुक बल काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अगला प्रश्न है 3 का भी, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। क्यों? गैस को हम जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन की दीवारों पर वह गैस जो है वह क्या करता है? दबाव डालता है। क्यों? क्योंकि गैसीय पदार्थ के कमज़ोर अंतरानुक बल होने के कारण इनके कण अनियमित गति से इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर क्या होता है? दबाव पड़ती है। ठीक, अगला प्रश्न है 3 का सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की मेज का आकार जो है वह निश्चित होता है, उनका स्पष्ट आयतन होता है और यह दृढ़ होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम ठोस कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 का डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो आप देखे होइएगा, हवा में आप आसानी से हाथ भांज लेते हैं, लेकिन लकड़ी पर आप हाथ भांजेंगे तो चोट लग जाएगा आपको। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गैसीय पदार्थ का अंतरानुक बल काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन लकड़ी का अंतरानुक बल, ठोस पदार्थ का अंतरानुक बल काफ़ी मजबूत होता है, पढ़ चुके हैं, जिससे लकड़ी में हम हाथ नहीं चला सकते। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, आप जानते हैं, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा जब आप पानी में रखेंगे तो वह पानी के ऊपर तैरता है। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है ना। अब चूँकि बर्फ़ का घनत्व अगर ज़्यादा है पानी से तो उसको पानी के भीतर डूब जाना चाहिए, है ना, लेकिन वह क्या होता है? पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ एक ठोस पदार्थ है, परंतु बर्फ़ जमने के क्रम में उसके परतों के बीच क्या होता है? हवा भी जम जाती है। ठीक है, जो बर्फ़ के घनत्व को जल से भी कम कर देती है। अब जब जल से भी घनत्व कम हो जाएगा बर्फ़ का, तो जाहिर सी बात है वह जल के ऊपर तैरेगा ही, इसलिए बर्फ़ के टुकड़े पानी में तैरने लगती हैं। ठीक, तो बच्चों यह था पिछले टॉपिक से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, फिर दाब परिवर्तन का प्रभाव, वाष्पीकरण,
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर कुछ प्रश्न को हल करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ अभ्यास प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ और अपना पढ़ाई जारी रखें। जल्द ही इस पाठ के अगले भाग के साथ आपके समक्ष इसी तरह वीडियो के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, कुछ करना चाहते हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।